देखिए, हमारे पास में पूंजी को कमाने का या आर्थिक व्यवहार करने की पूरी छूट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उसकी हवस इतनी नहीं हो जानी चाहिए कि वो समाज को नेस्तनाबूद करे, वो समाज को हानि पहुंचाए, वो पर्यावरण को हानि पहुंचाए, वो कमजोरों को तवज्जो न दे। इस तरीके की आर्थिक प्रगति किसी काम की नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि किसी भी मुल्क में अगर हम राजनीतिक लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, या यूं कहो कि लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, तो उसकी नींव क्या है? उसकी नींव है भातृत्व भाव, उसकी नींव है फ्रेटर्निटी। अगर वो फ्रेटर्निटी रहेगी तो हमारा समाज एक प्रबल समाज और एक सुदृढ़ समाज बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके ऊपर आत्ममंथन करना हमको बहुत जरूरी है। आवाज इंडिया पर आपका स्वागत है दोस्तों। और आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर है हम, और आज से इस महत्वपूर्ण दिवस के ऊपर हम एक नए श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नए एपिसोड की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत है हम। भारत है हम, क्योंकि इस देश को बनाने के लिए बहुजन समाज के समस्त महापुरुषों ने जितना योगदान इस देश को दिया है, शायद वो अन्य समाज के तुलना में हमारे समाज का जो योगदान है या फिर बहुजन समाज का जो योगदान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और जिस तरीके से आज हम इस दिवस को देखते हैं, जिस तरीके से गौतम बुद्ध से लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तक जिस कारवा को बाबा साहब अम्बेडकर ने लाया, इसको आज आज गणतंत्र दिवस के रूप में आज हम सेलिब्रेट करेंगे। और कहीं न कहीं पूरे भारत को, अखंड भारत को जोड़ने का जो काम है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से हुआ। तो ये जो महापुरुषों का कारवा है, ये पूरे भारत के अंदर किस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के भीतर, संविधान के चौखट के भीतर उसको बिठाया और बाद में इस भारत को अखंड भारत बनाया, इस भारत को समता, समानता, बंधुता और एकता का भारत बनाया। लेकिन आज इस भारत की कुछ ऐसी तस्वीर भी हमको दिखती है जहां इस भारत को कहीं ना कहीं मनुवादी जो ताकतें हैं, जो संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं, जो संविधान के खिलाफ काम करते हैं, ऐसी ताकतें संविधान को चोट पहुंचाने के लिए या फिर संविधान के विरुद्ध दिशा में काम करने के लिए हमको देखने को मिलते हैं। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ में चर्चा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे एक संक्षिप्त परिचय सर का करवा देना चाहता हूं। आप है माननीय IRS धनंजय वंजारी सर, जो एडिशनल कमिश्नर पद पर नागपुर में स्थित है। GST जो भवन है यहाँ पर सर आयकर विभाग में काम करते हैं और साथ ही सर सामाजिक कार्यों में भी काफी अग्रसर रहते हैं। साथ में बहुजन समाज के जितने भी महापुरुषों का योगदान है, समय समय पर उसको अपने बहुजन समाज में पहुंचाने के लिए भी बहुत बड़ा काम करते हैं, योगदान देते हैं। ऐसे अधिकारी बहुजन समाज में अगर रहेंगे और होना चाहिए, ये जो हमारे लिए समाज का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिसको हम इंटेलेक्चुअल जो क्लास है वो इस तरीके से बनता है। तो आज सर के साथ में भारत है हम इस विषय पर और गणतंत्र दिवस के महत्व के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, सर से बात करने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत और जय भीम। जय भीम। आपका आवाज इंडिया टीवी पर। जैसे कि आज गणतंत्र दिवस को हम कल सेलिब्रेट करने वाले हैं, आज पूर्व संध्या पर है, क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को, क्या बताना चाहेंगे सर? हितेश, मैं सबसे पहले शुक्रिया आपके चैनल का और आपका कि जो आपने मुझे 2 मिनट का समय दिया है बोलने का, और इस अवसर पर सभी भारतवासियों को मैं गणतंत्र दिवस की मंगल कामनाएं देना चाहता हूं। और इस विषय पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि गणतंत्र दिवस हमको एक मौका देता है इंट्रोस्पेक्शन करने का, आत्ममंथन करने का, कि हमारा समाज, हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है। हम पूरे विश्व में एक अलग स्थान बनाने के लिए क्या हम अपने आत्ममंथन में झांकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और जिन मूल्यों के प्रति हमको समर्पित होना चाहिए एक लोकतांत्रिक समाज, एक समतामूलक समाज बनाने के लिए, जो हमारे महामानवों ने जो सपने हमारे लिए दिए हैं, क्या हम उसके ऊपर खरे उतर रहे हैं? क्या हमारा प्रत्येक जो कार्य है, या मैं जिस पोजीशन में रहूं, जिस कर्तव्य का निर्वाह करते रहूं, तो उस कर्तव्य को निर्वहन करते वक्त क्या मैं उन मूल्यों का पालन कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, इसका अवसर हमको गणतंत्र दिवस देता है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस महत्व को समझते हुए और संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का
पठन करते हुए, उनका एक्सरसाइज करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। साथ में ये भी देखना चाहिए कि क्या हमारे कृत्यों से हमारा समाज कुछ ऐसे गर्त में न चला जाए जो कि महामानवों के द्वारा दिए गए सपनों के खिलाफ में जा रहा हो। इसका आत्ममंथन हमें करते रहना चाहिए। हमें दम नहीं भरना चाहिए, हमें अहंकारी नहीं बनना चाहिए और हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूं या हम जो कर रहे हैं वही सही है करके। हमको एक समावेशी और सभी से कंसल्टेटिव प्रक्रियाओं का एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जो कि एक लोकतांत्रिक और सत्तामूलक समाज हो। मैं इस मौके पे ये संदेश देना चाहता हूँ आपके अ, चैनल। बिल्कुल कि जिस तरीके से इस देश को अखंड बनाने के लिए हमारे महापुरुषों ने जिस तरीके से संघर्ष किया, जिस तरीके का कार्य किया, लेकिन भारत है हम, ये जो श्रृंखला है और भारत के विभिन्न ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अन्य ठिकानों से, अन्य जगहों से अलग-अलग महापुरुष जैसे दक्षिण भारत में आप पेरियार जी, जी, रामास्वामी जी का आंदोलन देखेंगे। जी, पंजाब से कांशीराम साहब जी निकले हैं, उनका बड़ा आंदोलन उन्होंने उत्तर प्रदेश में काबिल जी, करके दिखाया। जी, फिर थोड़ा पीछे अगर हम जाते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को संविधान दिया और पूरे महापुरुषों का सपना कहीं ना कहीं इस देश को साकार करने में बाबा साहब की बहुत बड़ी भूमिका रही जी, है। जी। भारत इस श्रृंखला के विषय पर आप किस तरीके से देखते हैं? आपका क्या नजरिया है इस हमारे महापुरुषों के योगदान को लेकर के, क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम 60 या 70 साल के इस पूरे पीरियड को देखें, जी। तो जो भारत में विचार विमर्श चला है, जो विमर्श चला है, जो डिस्कोर्स चला है, जो तथाकथित मुख्य धारा का जो विमर्श चला है, उसमें हमको ये देखने को मिलता है कि जिस विचारधारा को बहुजन विचारधारा कहते हैं या समतावादी विचारधारा कहते हैं, उस विचारधारा से संबंध रखने वाले जो महामानव रहे हैं, तो उनके विमर्श को उतना तवज्जो नहीं दी गई जितना कि देना चाहिए था। तो इसका नतीजा ये हुआ कि अगर आप लोकतंत्र की परिभाषा देखें या हमारे समाज को किस तरीके से हमको समतामूलक समाज बनाना चाहिए उसका नजरिया देखें, राष्ट्रवाद का नजरिया देखें, देशभक्ति का नजरिया देखें, तो हमको ये दिखता है कि इन्होंने जो दृष्टिकोण दिया है, जो मानवतावादी दृष्टिकोण है, जो सर्वसमावेशक दृष्टिकोण है, इस समावेशक और समतामूलक दृष्टिकोण की जो वहां पर महत्व होना चाहिए वो हमको दिखाई नहीं देता। तो इसी का नतीजा ये होता है कि हमको एक एक ऐसा नजारा दिखाई देता है कि जिसमें कि इनकी विचारधारा को दरकिनार किया जाता है। तो उसका परिणाम ये होता है कि जो हमारा समाज और हमारे महामानवों ने जो सपना देखा, वो सपने के विरुद्ध हमको परिस्थितियां दिखाई देती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश सुदृढ़ बने, हमारा देश लोकतांत्रिक बने, हमारा देश राष्ट्र भक्ति के आधार पे आगे जाए, तो राष्ट्रभक्ति का मतलब सिर्फ नारा नहीं होता है। राष्ट्रभक्ति का मतलब होता है कि लोगों के समस्याओं का ध्यान रखना। अगर मान के चलो आप और हम में खाई है, आप में और हम में किसी भी प्रकार का कुछ न कुछ भेदभावपूर्ण रवैया है, तो ऐसी स्थिति में हमारे बीच में एकता कैसे आ सकती है? हमारे बीच में जब तक एक समानता का व्यवहार नहीं रहेगा, भेदभाव का व्यवहार रहेगा, तो ऐसी स्थिति में सुदृढ़ता कैसी आएगी? ऐसी स्थिति में हमारे पास में वो ताकत कैसी आएगी? मैं कितना भी दम भरूं, लेकिन वो दृढ़ता उसमें नहीं आएगी, वो भाव नहीं आएगा। इसीलिए तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि किसी भी मुल्क में अगर हम राजनीतिक लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं या यूं कहो कि लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, तो उसकी नींव क्या है? उसकी नींव है भ्रातृत्व भाव, उसकी नींव है फ्रेटर्निटी। अगर वो फ्रेटर्निटी रहेगी तो हमारा समाज एक प्रबल समाज और एक सुदृढ़ समाज बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके ऊपर आत्ममंथन करना हमको बहुत जरूरी है। हम इसमें रहते हैं कि हमने अलग अलग ग्रुप की जो ट्रेडिशनल हमारी संकल्पनाएं हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम एक्स हैं, हम वाई हैं, इसके ऊपर में हमारी एक सोच होनी चाहिए कि सबसे पहले हम क्या हैं? भारतीय भारत हैं। भारत बाबा साहब ने जो कहा है कि मैं प्रथमतः और अंततः भारतीय हूं, तो ऐसे ही सिर्फ नारा देने के लिए नहीं कहा, उनमें उसकी भावना थी, उनमें उसकी भावना और फीलिंग ओतप्रोत थी। उस फीलिंग को और उस स्पिरिट को ध्यान में रखना चाहिए हमें। तब हम सोच सकते हैं कि हमारा समाज सुदृढ़ और एक अग्रसर तरीके से एक लोकतांत्रिक नजरियों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा है करके। हाँ जी। तो जिस तरीके से हमारे महामानवों ने जो संघर्ष किया और बड़े ही संघर्षों के बाद में हजारों वर्षों का अन्याय अत्याचार सहन करते हुए आज जो 70 साल की स्थिति हम देख रहे हैं, जी, ये जी, ऐसे ही हमको नहीं मिली है। जी, काफी संघर्षों से हमें ये जो चीजें हैं, मतलब आज संविधान का फ्रेमवर्क देख लीजिए और उसको भी कंटिन्यूअसली चेंज करने की, बदलने की जो परिभाषा है,
जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में बहुजन समाज के सभी लोगों ने, और जो मानवता में विश्वास रखते हैं, जो स्वतंत्रता, भाईचारा, फ्रेटर्निटी में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों ने कौन से ऐसे मार्ग है जिसका अवलंब करना चाहिए, जिसके ऊपर वो चलना चाहिए, ताकि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है जी एटलीस्ट उसका फ्रेमवर्क वो जैसे का वैसा रहे, और संविधानिक स्थिति जो देश की है वो वैसी ही रहे, ताकि ये जो हम जिसको आज देख रहे हैं, आज भारत यह कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र संविधान कर्ताओं ने हमको दिया, लेकिन आज जी उसको एक धर्म की तरफ डाइवर्ट करने का भी काम मनुवादी ताकतें कर रही। क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को जी एक हम नए युग में हमने प्रवेश किया, जी और उसका फाउंडेशन क्या था कि जो हो गया वो हो गया, जी हम उसमें नहीं पड़ेंगे। हम एक नए देश की कल्पना के साथ में उभर के सामने आए थे। हमने एक नया रास्ता बनाने की हमने चेष्टा की थी, उसका हमने आरंभ किया था। तो अगर उसका फाउंडेशन क्या था, उसका फाउंडेशन था कि सबसे पहले हम भारतीय हैं। हम ये सब एक्स है, वाई है, जेड है, इसकी बात नहीं की गई थी। और हमने माना था कि हमारा फाउंडेशन जो है, उसकी जो नींव है वो संविधान में है। जी हो सकता है कि मेरा एक अलग व्यक्तिगत मत हो सकता है कि मुझे अभी जो एग्जिस्टिंग संविधान है या आपको उसमें सभी की सभी चीजें आपको पसंद नहीं आती होगी, या हो सकता है कि उसमें और अच्छा चीज चाहते हो जो आप सोचते हैं कि अभी नहीं है, लेकिन उसकी भी तो स्वतंत्रता वहां पर दी गई है कि तरतूद है आप उसमें। तरतूद है, हाँ, उसमें प्रावधान है। प्रावधान है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी जो हमने एग्जिस्टिंग ढांचा जो बनाया है, उसमें तो संशोधन का ऑलरेडी प्रावधान किया गया है, उसमें उसकी स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन ये होने के बावजूद भी हमने एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की कल्पना की, एक लोकतांत्रिक गणराज्य की कल्पना की थी, एक समाजवादी गणतंत्र की कल्पना थी कि जिसका कि पूरा के पूरा प्रावधान संविधान के प्रियम्बल में है, संविधान के प्रस्तावना में है, उनके उद्देशिका में है। वही हमारे लिए बाइबल है, वही हमारे लिए असली ग्रंथ है जिसके अनुसार चलना चाहिए करके। लेकिन ये होने के बावजूद भी, ये सब होने के बावजूद भी हम जब एक कानून के पालन की बात करते हैं, तो सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का पालन करने से ही एक सुदृढ़ समाज का निर्माण नहीं हो सकता। हमको उसकी स्पिरिट में जाना चाहिए, उसकी मूल भावना में जाना चाहिए, जिसको बाबा साहब कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी की बात कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा हितेश, इस बात के ऊपर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अगर मान के चलो कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया या किसी माननीय कोर्ट ने दे दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, तो कई कई बार यह कहा जाता है कि सिर्फ सिर्फ निर्णय दे दिया ऐसा नहीं, या न्याय दे दिया ऐसा नहीं, कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। अच्छा। इसको कहा जाता है स्पिरिट का होना। इसका मतलब यह है कि मान के चलो मैं किसी ओहदे पे हूं, किसी पद पे हूं, और मैंने एक न्यायिक प्रक्रिया या प्रशासकीय प्रक्रिया कर दिया और उसमें हो गया कि सब बराबर हो गया करके, लेकिन उसके कारण या उसके परिणामवश कोई सही मायने में न्याय ही नहीं हो पाता, और जो हुक्मरान या जो बलशाली वर्ग है वही प्रबल होते हुए दिखाई देता है, और कमजोरों का कोई वाली नहीं होते हुए दिखाई देता, या प्रभावशाली तरीके से उस निर्णय का उसके ऊपर कोई भी परिणाम नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में इस कानूनी प्रक्रिया को कोई मतलब नहीं होता है ना। इसीलिए हमको उसकी स्पिरिट में जाके हमको देखना पड़ता है कि सही मायने में उसके साथ में न्याय हुआ या नहीं हुआ। तब हम मान के चल सकते हैं कि सही में हम एक सुदृढ़ समाज की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए बाबा साहब ने स्पिरिट के ऊपर तवज्जो दी। जी। अ, जैसे कि 1950 के पहले की स्थिति बहुत अलग थी, बहुत डिफरेंट थी। संविधान लागू होने के बावजूद भी भारत के कई ऐसे समुदाय हैं जिनको अभी तक के न्याय नहीं मिला। आज भी कई ऐसे समाज हैं जो मुख्य धाराओं में नहीं आ रहे हैं, और जबकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल उनके लिए वो चीज़ें रखी गई है, जी उनके लिए वो उनके डेवलप के लिए या फिर उनको मजबूत बनाने के लिए वो चीज़ें संविधान के भीतर दी गई है। क्या लगता है अभी तक के संविधानिक बाबा साहब जो चाहते थे, जिस तरीके का समाज बाबा साहब को वो विचार में बाबा साहब चाहते थे कि मैं इस तरीके का समाज देखना चाहता हूँ, प्रगत समाज देखना चाहता हूँ, लेकिन आज भी स्थिति बहुत ज्यादा परिवर्तित हमको नहीं दिख रही है। क्या इसकी खामियां हो सकती है और इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, क्या बताएंगे? मेरा मानना यह है हितेश कि कोई भी आपको जब जिम्मेदारी दी जाती है, जी तो वो जब जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, प्रशासन में होने वाले कार्य के प्रति आप में संवेदनशीलता होना जरूरी है।
उसमें यूं कहो कि हम अपनी अब अगर सामान्य भाषा में बोले तो उसके प्रति तलमल होनी चाहिए जी कि भाई हाँ ये मेरे को कार्य करना है, इससे लोगों का भला होगा, इससे हो सकता है कि किसी को न्याय मिल जाएगा। तो ये जो संवेदनशीलता है, ये जो प्रामाणिकता है काम लोगों करते के हुए प्रति, हाँ। काम करते प्रति, ये होना जरूरी है। नहीं तो मेरे में ड्राइविंग फोर्स क्या होना चाहिए फिर ना। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत पहले कहा कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होना जरूरी है। अदरवाइज मैं पोस्ट को तो हासिल कर लूंगा, पोस्ट पे बैठ भी जाऊंगा, मैं कुछ कार्य भी कर दूंगा, लेकिन जो वांछित जो परिणाम है या डिजायरेबल जो चेंजेस है या डिजायरेबल जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए जिसका जिक्र आप कर रहे हो वो हमको दिखाई नहीं देगा। मैं तो सिर्फ खाना पूर्ति कर दूंगा। इसीलिए जब तक हम में समाज के प्रति संवेदनशीलता नहीं रहेगी, मैं कितना भी कार्य करूंगा लेकिन उसमें जो इफेक्टिव चेंजेस है वो दिखाई मुझे नहीं देंगे। आप मुझे बताइए कि अगर मान के चलो मेरे पास में कोई भी शख्स अगर आता है और वो मुझसे मिलता है और मुझे अपनी समस्या बताता है और उस समस्या के ऊपर मैं कार्य नहीं कर पा रहा हूं, मेरे जहन में नहीं है कि हाँ मैं भूल भी गया उस कार्य को, तो फिर मैं अच्छे से कार्य संपादन नहीं कर सकूंगा। लेकिन अगर मेरे जहन में यह है अरे यार हाँ हितेश आया था या वो शख्स आए थे, उन्होंने मुझे बोला था, तो वो अगर मैं कार्य उस तरीके से करूंगा तो मैं मेरे मेरे में सेटिस्फेक्शन भी होगा और वो जो शख्स है उसका कार्य भी हो जाएगा। और हमको ये देखना चाहिए कि एक एक कार्य से ही समाज का कार्य बनता है, बिल्कुल कोई बड़ा इकट्ठे कार्य होने वाला नहीं है। तो इसीलिए जो छोटे छोटे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, छोटे छोटे जो हमारा जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके प्रति हम अगर जागरूक रहे तो मुझे लगता है कि समाज में ये छोटे छोटे चेंजेस एक बड़ा चेंज लाते हैं। जैसे कि कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल उस तरीके से जरूरी नहीं है कि हमारा काम करने का जो एरिया हो वो बहुत बड़ा हो, वो छोटा भी हो सकता है। मुझे किसी एक स्वर्णिम पल का इंतजार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कि एक बहुत बड़ा ऐसा स्वर्णिम पल आएगा और उसमें मैं करूंगा करके नहीं। अभी अगर मान के चलो आज की तारीख में अभी आप मेरे पास में आए हो, उस वक्त मेरा जो जिम्मेदारी है वो अगर मैंने अच्छे से निभा लिया, हो गया, एक छोटा सा परिवर्तन तो हुआ है ना। इस तरीके का सेंस होना चाहिए। और इसी तरीके से काम, अब हम जब बाबा साहब के काम को इवेल्युएट करते हैं तो बाबा साहब ने हर समय को मौका बनाया, हर अपॉर्चुनिटी को बाबा साहब ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर लिया। और फिर धीरे धीरे जो कारवा हम देखते हैं कि संविधान ऐसे ही नहीं मिला, 50 सालों का जो लंबा संघर्ष है बाबा साहब के पढ़ाई का, फिर उसको रिटर्न फाइल करने का, और उसके बाद में उन तमाम सवालों का कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स में जवाब देना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस पे ये जो बोल रहे हो हितेश, इसके ऊपर एक और मैं बात बोलना चाहूंगा, वो ये है कि हमारे मन में सभी के प्रति इक्वल ट्रीटमेंट की भावना होनी चाहिए जी। अगर मेरे मन में या मेरे जहन में कहीं पर भी किसी कोने में अगर मेरे इंटेंशंस और मेरे नियत में खोट है तो वो कहीं ना कहीं स्पिरिट में दिखेगा। प्रोसीजर तो मैं कंप्लीट कर दूंगा लेकिन उसका जो परिणाम है वो वांछित नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा जो हम चाहते हैं। यही हमारा कारण है। देखो हमारे पास में कानून और नियमों की कमी नहीं है, नीतिज्ञों की भी कमी नहीं है, लेकिन अगर मेरा इंटेंशंस गलत है, मैं उसमें कुछ डिजाइन कर रहा हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को फॉलो नहीं कर रहा हूं, मेरे मन में कुछ ट्रेडिशनल प्रेजुडाइसेस है, पारंपरिक कुछ पूर्वाग्रह है और उस पूर्वाग्रह के आधार पे मैं कुछ निर्णय ले रहा हूं, तो मुझे वो वांछित परिणाम समाज में लोकतांत्रिक तरीके से होते हुए दिखाई नहीं देंगे। मैं उसके लिए आप जो भी आगे बढ़ते जाएंगे लेकिन वो परिणाम आपको दिखाई नहीं देंगे। इसीलिए जब भी किसी जिम्मेदारी का आपको पद मिला है तो उस वक्त मुझे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मेरे जहन में किसी भी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह न हो, तब हमको वांछित परिणाम दिखेंगे और सही मायने में कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट हमको समाज में होती हुई दिखाई देगी, लोकतांत्रिक भावना हमको नजर आएगी स्पष्ट रूप से। एक बहुत ही मतलब एक ऐसा माना जाता है कि आज 75 सालों के बाद में जब गणतंत्र दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जी, और जिस तरीके से आज अमृत काल में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो क्या लगता है कि भारत में जो जातिवाद है वो बहुत मतलब उसने हमारा आज तक पीछा नहीं छोड़ा है। समाज के कई तबके ऐसे हैं जिनको ऐसी प्रताड़नाओं को झेलना पड़ता है। तो इसका विमर्श ये निकलता है कि आज भारत के आज़ादी के बाद भारत में संविधान लागू होने के बावजूद में ऐसी व्यवस्था जो लोगों को प्रताड़ित कर रही है, वंचित घटकों को प्रताड़ित कर रही है, क्या कारण हो सकते हैं इसके?
कि अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बावजूद भी ये व्यवस्था कंटिन्यू काम कर रही है? मैं इसीलिए तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब संविधान सभा में डिबेट हो रही थी, और आपको उसको पता है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान सभा में दिया गया जवाब। प्रसिद्ध भाषण आपको पता जी, है जी। कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां की आपको राजनीतिक लोकतंत्र का फ्रेमवर्क दिखेगा, बिल्कुल। लेकिन हमारा जो समाज है जो पारंपरिक तरीके से कुरीतियों से घिरा हुआ था, आज भी उसका परिणाम हमको दिखाई देता है, आज भी एग्ज़ैक्ट। हम उसकी झलक इधर-उधर दिखाई देती है। इसमें हमको अननेसेसरी उसमें ये नहीं करना चाहिए, जो स्पष्टता है उसको स्पष्टता रखनी रखनी चाहिए। चाहिए। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की जड़ें जब तक मजबूत नहीं होगी, आप राजनीतिक लोकतंत्र को मजबूत होते हुए दिखाई नहीं देंगे। क्योंकि अगर मान के चलो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं आएगा, तो आपको एक वोट देने का तो अधिकार मिल गया, लेकिन उसका वैल्यू जो है, एक एक व्यक्ति, एक वोट और एक वैल्यू वैल्यू। तब तक नहीं आएगा जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं आएगा। देखिए, हमारे पास में पूंजी को कमाने का या आर्थिक व्यवहार करने की पूरी छूट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उसकी हवस इतनी नहीं हो जानी चाहिए कि वो समाज को नेस्तनाबूद करे, वो समाज को हानि पहुंचाए, वो पर्यावरण को हानि पहुंचाए, वो कमजोरों को तवज्जो न दे। इस तरीके की आर्थिक प्रगति किसी काम की नहीं है। वो कुछ 2-3 लोगों का या कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही वो लाभप्रद हो सकती है, लेकिन संपूर्ण समाज के लिए जरूरी नहीं है कि लाभप्रद होगा। इसीलिए हमको इंटेंशंस पे और हमारी नियत पे और हमारी भावनाओं के ऊपर उतना ही जिम्मेदारी होती है जितना कि प्रक्रियाओं के ऊपर। जिस तरीके से आपने कहा कि जो आर्थिक इस देश की व्यवस्था है, वो डिसेंट्रलाइज़ नहीं है, वो सेंट्रलाइज़्ड है। तो आज समाज में हम देखते हैं कि कहीं समाज का बहुत बड़ा तबका है, जो चंद पैसों पर अपना गुज़ारा कर रहा है और कुछ ऐसे उँगलियों पर गिनने वाले लोग हैं जिनके पास में इस देश की एक बहुत बड़ी संपत्ति का हिस्सा उनके पास में है। तो ये आर्थिक असमानता भी इसका एक कारण हो सकता है कि आज जो व्यवस्था हमको देखने को मिल रही है और तमाम जितने भी संघर्ष हमारे समाज के जो लोग कर रहे हैं, जी। ये इसके पीछे भी एक कारण हो सकता है कि आर्थिक समानता हमारे देश में अभी तक के प्रस्थापित नहीं हुई है। समाज ने आने वाले समय में ऐसा क्या करना चाहिए या फिर किस दिशा के और उनके कदम बढ़ना चाहिए कि देश में आर्थिक लोकतंत्र प्रस्थापित हो, देश में सामाजिक लोकतंत्र भी प्रस्थापित हो, तो जिसके वजह से बाबा साहब के गणतंत्र को जब हम देखते हैं तो वो सपना साकार हो सके? क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हमारे महामानवों ने, समतावादी विचारधाराओं में विश्वास रखने वाले महामानवों ने हमको ऑलरेडी बता चुके हैं। बिल्कुल। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना बहुत सी चीज़ें संविधान में बता चुके हैं। हमारे पास में हमारा दायित्व है कि उसके ऊपर हम अच्छे से चलें, बिल्कुल। उसके ऊपर हम अच्छे से कार्य करें। अगर हम कार्य करेंगे तो हम जिस पद पे हैं उसमें और 4 चाँद लगेंगे, हमारा समाज और आगे बढ़ेगा। देखिए, जहाँ तक आपने बताया आर्थिक असमानता का, सिर्फ भारत उससे उसको फेस कर रहा है ऐसा नहीं है। पूरे तमाम मुल्क आपको देखेंगे तो पूंजीवाद के इस पूरे चक्र में आते हुए हमने इस तरीके का नज़ारा हमको मिल रहा है कि इतने सारे सब देश हैं, कंट्रीज वो आपको आपको आर्थिक इसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च हो रहा है। आपको बड़े-बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, थॉमस पिकेटी साहब जैसे, उनके ग्रंथ बड़े-बड़े आए हैं जिसमें कि उन्होंने इनइक्वालिटी का पूरा जिक्र किया है, पूरा डाटा दिया हुआ है, इंक्लूडिंग डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज। आप देखेंगे तो आपको ये सारा नज़ारा दिखाई देगा। लेकिन मेरा सिर्फ इसमें मानना ये है कि जब तक हमको संवेदनशीलता के साथ में कार्य करने का ड्राइविंग फोर्स नहीं रहेगा, हम इस पैसे के, पूंजी के और अर्थ के हवस में इतने ज्यादा आगे बढ़ने लगेंगे कि हितेश को क्या प्रॉब्लम है या इनको क्या प्रॉब्लम है, इसके प्रति हमको कोई संवेदनशीलता ही नहीं रहेगी। हम इस तरीके की हवस में रहेंगे कि बस मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, मुझे तो सिर्फ आर्थिक जगत में ही व्यवहार करना है, मैं देखूंगा ही नहीं कि हितेश के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके। तो अगर ऐसी स्थिति रहेगी और इस तरीके की मानसिकता रहेगी तो आर्थिक असमानता से कोई बचा ही नहीं सकता। आर्थिक असमानता से बचाने के लिए हमारी संवेदनशीलता एक दूसरे के प्रति होना जरूरी है। और अगर मान के चलो मैं हितेश को कुछ अवसर ही प्रदान नहीं कर रहा हूं, हितेश के प्रति मैं संवेदनशील ही नहीं हूं, तो ऐसी स्थिति में तो मुझे यह लगेगा कि सब कुछ ठीक है,
देखो पैसे बढ़ रहे हैं, तो पैसे बढ़ रहे हैं, आर्थिक जगत बढ़ रहा है, लेकिन अगर 10-12 लोगों के बीच में ही वो आर्थिक जगत पूरा सिमटे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में हम तो आर्थिक असमानता देखेंगे ही ना। तो इसीलिए मेरा मेरा तो मेरा जो समझ है वो ये है हितेश, कि हमको इतना बड़ा सारे के सारे प्रावधान, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के परे जाके भी इतनी सारी चीजें बताई है। तो सर जैसे कि आपने बताया कि बाबा साहब के संविधान में ही आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए ऐसे कई प्रावधान है जो जिसको अगर हम सही तरीके से फॉलो करते हैं, सही तरीके से पढ़ते हैं, तो ये जो असमानता की जो खाई है वो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन से, हमारे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाने से तो वो दूर हो जाएगी। आपने बहुत सी ऐसी आपकी पढ़ाई को जब मैं देखता हूँ तो बहुत ही आप स्कॉलर रहे हैं, आईआईटीएन रहे हैं और आपने अमेरिका से भी डिग्री कंप्लीट की है। तो सर मैंने देखने में आया कि आपने 2 किताबें लिखी है। एक तो आप उसका विमोचन हो चुका है, इनहेरिटेंस हायरार्की ऑफ द कास्ट, और एक दूसरी किताब आपकी आ रही है। तो मेरा सवाल ये रहेगा आपसे, बाबा साहब का इतना बड़ा साहित्य होने के बावजूद भी आपको इन 2 किताबें लिखने की क्या जरूरत पड़ी और उसका क्या महत्व है, क्या बताएंगे? बहुत बड़ा सवाल है ये। देखिए हितेश, बाबा साहब के सामने हम कुछ नहीं है। बिल्कुल। और बाबा साहब ने जो साहित्य दिया है हमको, इतनी बड़ी स्कॉलरशिप दी है, तो उन्होंने मतलब हमारा जितना भी ह्यूमन अफेयर्स होता है, जितना भी सामाजिक, राजनीतिक, मानव विकास से संबंधित, आर्थिक विकास से संबंधित, धर्म, राजनीति, संस्कृति, सभी प्रकार के स्कॉलरशिप को उन्होंने टच अपॉन किया है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा साहब ने ये कह दिया है कि अब आप पढ़ो मत करके और एक्सप्लोर करो मत करके। बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा है। तो हमेशा एक्सप्लोर हमको करते रहना चाहिए, और बाबा साहब के साहित्य को हम जितना पढ़ेंगे उतना हमको एक नया आयाम मिलता है, नया डायमेंशन मिलता है, विजन मिलता है, और हमको एक प्रेरणा मिलती है। देखिए बाबा साहब का साहित्य सिर्फ स्कॉलरशिप नहीं है, उन्होंने इसलिए अपने जो भी उन्होंने कार्य किया है या फिलोसॉफिकल जो दर्शन हमको दिया है, फिलोसॉफिकल बातें हमको बताई है, उसमें सिर्फ वो ऐसा नहीं है कि चिंतन मनन करने के लिए किया है। उसके पीछे उनका मकसद था, एक मिशन था कि ये जो मेरा नॉलेज है या जो भी मैं पढ़ रहा हूं वो लोगों के काम में आए। इसीलिए वो कहते थे कि मुझे ऐसी फिलोसॉफी चाहिए, एक्टिविस्ट फिलोसॉफी, वर्किंग फिलोसॉफी। ऐसा नहीं कि आर्म चेयर में बैठ रहे हैं और स्पेकुलेशन कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, नहीं। आप पूरा देखिए उनका साहित्य या स्कॉलरशिप, तो आपको ये मिलेगा कि उन्होंने जो भी ये लिखा है या पढ़ा है वो इसलिए पढ़ा है कि ये इस देश को, इस समाज को मैं अच्छा बना सकूं, लोगों के जीवन को मैं बेहतर बना सकूं, उनमें डिग्निटी पैदा कर सकूं। देखिए उनका एक जो कथन है फेमस, रिक्लेमेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। वो कह रहे हैं कि आवर इज अ फाइट फॉर रिक्लेमेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, इज इट नॉट फॉर पावर, इट इज नॉट फॉर वेल्थ। ये इसीलिए है कि मैं इस देश के, या यूं नहीं तो पूरे ह्यूमैनिटी के प्रत्येक शख्स में उसकी पर्सनालिटी जहां तक जा सकती है, हाईएस्ट लेवल तक, वो पहुंचाने के लिए जो वातावरण पैदा करना चाहिए वो होना चाहिए, वो स्कॉलरशिप थी। इसीलिए मैंने ये जो अभी मेरी जो पुस्तक 2024 के लिए जो आ सकता है अभी आ जाए, तो इसीलिए मैंने उस पुस्तक का जो शीर्षक है, उसका जो टाइटल है, मैंने उसका रखा है ह्यूमनाइजिंग पावर जी। और उसका जो सबटाइटल है वो है डॉक्टर आम्बेडकर्स ह्यूमनिस्ट अप्रोच टू पावर एंड पॉलिटिक्स। मैंने देखा कि बाबा साहब ने पॉलिटिक्स और पावर के बारे में बहुत जगह कुछ उल्लेख किया है, बहुत जगह उसका लिखान है, उनके भाषणों में, उनके लिखान में, उनके स्कॉलरशिप में आप देखोगे। लेकिन मैंने ये देखा है कि उन्होंने जो इसकी संकल्पना दी, वो संकल्पना ये है कि उसका कुछ पर्पस होना चाहिए, उसका ह्यूमनिस्ट पर्पस होना चाहिए, और नहीं तो वो पावर का उपयोग समाज के कल्याण के लिए नहीं हो सकता है, न्याय के लिए नहीं हो सकता है, वो कुछ चंद लोगों को पॉलिटिक्स में गेम्स खेलने के लिए होगा। आप ये देखते होंगे कि कई बार आपको ये दिखेगा कि पॉलिटिक्स और पावर का उपयोग 2 चीजों के लिए आपको दिखाई देगा। एक, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, पावर अगर जिसके पास में है तो वो आपको ये दिखेगा कई बार या बहुतायत में कि वो उस पावर का उपयोग मैं कब तक और यहां पर बैठा रहूंगा उसके लिए होता है। और दूसरा, नहीं तो उसका उपयोग इसलिए होगा कि मैं किस तरीके से और अच्छा मतलब और प्राप्त करने के लिए मैं कैसे गेम खेलूं, ज्यादा ताकत कैसे, और अपने पास में कंसंट्रेशन कैसे लाऊं और केंद्रित कैसे करूं। तो इसीलिए उस पावर का उपयोग किया जाता है, और पावर का उपयोग इस तरीके से किया जाता है कि उसका गलत असर समाज के ऊपर होता है, उसका गलत असर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के ऊपर होता है,
उसका गलत असर समाज के जो जिन लोगों का कल्याण होना चाहिए, जिन लोगों जो कमजोर लोग हैं उनके ऊपर जो फोकस होना चाहिए उस पॉलिटिकल पावर का, वो हटके कहीं और हो जाता है सिर्फ पर राजनीतिक गेम खेलने के लिए। अरे वो मेरे से आगे बढ़ रहा है, मैं कैसे 1 नंबर 2 नंबर करूं, मैं कैसे गलत तरीके अपनाऊं, और मैं पावर और पॉलिटिकल पावर को कैसे डिस्टॉर्ट करूं और अपने पास में रखूं। शर्त लगी हुई है। इस तरीके की चीजें हमको दिखाई देती है। जी। तो अगर मान के चलो इस तरीके का हमको अगर दिखाई देता है, तो वो समाज कितना भी कोशिश करे, वो समावेशी समाज, समतामूलक समाज या लोकतांत्रिक समाज वो नहीं बन सकता है। उसको आत्ममंथन करना पड़ेगा कि उसने ये जो पॉलिटिकल पावर का सिस्टम बनाया है, क्या वो ह्यूमनिस्ट कॉज के लिए उपयोग हो रहा है, वो लोगों के कल्याण के लिए डिप्लॉय हो रहा है या नहीं। आज हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली में हमारे प्रतिनिधि चुन के हम भेजते हैं, चुन के जाते हैं। मैं एक विशेष पद पे हूं, आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो हमारे पास में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके पीछे कुछ ना कुछ अथॉरिटी है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ पावर है। तो उस पावर का उपयोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में ह्यूमनिस्ट पर्पज के लिए किस तरीके से किया जाए, वो हमको बाबा साहब के लेखन, उनके स्पीच और उनके एक्टिविज्म में दिखाई देता है, उनके कार्यों में दिखाई देता है। तो अगर हम बाबा साहब की इस भावना का अगर हम सार्थक दृष्टिकोण से विचार करें और हम अपने जो भी अथॉरिटी हमको मिलती है उसका सदुपयोग करें, तो समाज में परिवर्तन जरूर दिखेगा। अदरवाइज हमको पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिक्स करना और पावर और कैसे मेरे पास में आए इसके लिए पावर का उपयोग करना, ये हमको निरंतर दिखाई देगा। और उसी के कारण हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि समाज सुदृढ़ बनेगा या लोकतांत्रिक तरीके से जाएगा। इसके ऊपर हमको सामूहिक रूप से आत्ममंथन करने की जरूरत है। चाहे मैं पॉलिटिक्स में रहूं, समाज कारण में रहूं, किसी धार्मिक एक्टिविटी में कार्य करूं, मैं प्रशासनिक एक्टिविटी में कार्य करूं, मैं मीडिया में रहूं, इस बात का मुझे तवज्जो ध्यान रखना चाहिए कि मीडिया के रूप में भी मुझे अगर हितेश को पावर मिला है कुछ, तो उसका सदुपयोग मैं लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए करना चाहिए, न कि अंधविश्वासों को बढ़ाने के लिए। तो बहुत ही विस्तृत चर्चा हमारी सर के साथ में हुई। सर ने पुस्तक के भी बारे में बताया जहां पर उन्होंने बाबा साहब का अंततः बाबा साहब जो सोचते थे कि मुझे मानवता के लिए जो काम करना चाहिए उसी विषय पर सर ने रिसर्च करके बहुत मेहनत करके किताब लिखी है। और अभी आने वाले जो श्रृंखला है, मतलब ये जो आज का हमारा जो एपिसोड है कि भारत है हम, इस विषय पर हम विभिन्न मुद्दों को लेकर के चर्चा करेंगे। आज उसका हमें एक बहुत बड़ा विषय मिला ताकि गणतंत्र दिवस है और इससे उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आने वाले समय में हम इस एपिसोड में नए नए विचारक, नए नए चिंतक जो कि समाज में एक्टिविस्ट है, जो काम कर रहे हैं, उनके साथ में हम बने रहेंगे और काम करेंगे। मैं धनंजय वंजारी सर, IRS इनकम टैक्स कमिश्नर, इनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि अपने बिजी शेड्यूल में सर ने हमको वक्त निकाल के हमारे साथ में चर्चा के लिए बने रहे। और आप सभी देशवासियों को आवाज इंडिया टीवी की तरफ से गणतंत्र दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप हमारे इस श्रृंखला में और आवाज इंडिया टीवी के साथ में ऐसे ही बने रहेंगे, ऐसी आशा अपेक्षा करता हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय।